जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं कि अपना कस्टमर रिलेटेड डाटाबेस जो है वो डेवलप कैसे करते हैं, उसके बाद उसको मैनेज कैसे करते हैं। इस चीज़ को मतलब हम लोग पढ़ रहे हैं। हमने डाटाबेस होता क्या है वो पढ़ा, डिस्कस किया, उसकी इंपॉर्टेंस डिस्कस की। उसके बाद जो है उसमें रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी हो सकती है वो डिस्कस किया। इन्फॉर्मेशन के सोर्सेज कौन कौन से होते हैं कस्टमर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के, वो हमने डिस्कस किया। डाटा की टाइप्स इंटरनल और एक्सटर्नल वो डिस्कस किए हमने। आज जो है हमने वो स्टार्ट करना है अपना जो नेक्स्ट टॉपिक, वो उसमें आ जाता है कि हमने जो हार्डवेयर सिलेक्शन है, हार्डवेयर सिलेक्शन की और जो डाटाबेस की जो फर्दर टेक्निकली जो हमें जो चीज़ें चाहिए होती हैं हार्डवेयर, उस वहाँ से हमने बेसिकली थोड़ा सा स्टार्ट करना है। ये आपके जो डाटाबेस में चीज़ों को स्टोर करने का 3 तरह के पॉसिबल मैकेनिज़्म हो सकते हैं। डाटाबेस में डाटा को स्टोर करने का, सेव करने का 3 बेसिक तरह के आपके पास मॉडल्स हैं, आपके पास टाइप्स हैं डाटाबेस की। पहली जो है उसको हम लोग कहते हैं कि हायरार्किकल डाटाबेस। दूसरा है उसको हम लोग कहते हैं नेटवर्क डाटाबेस। और थर्ड है उसको हम लोग बोलते हैं रिलेशनल डाटाबेस। अब इन सबको मैं एक एक जो डायग्राम है उसको मदद से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ऐसी डाटाबेस जिसमें डाटा जो है वो हायरार्की की फॉर्म में सेव होता है, वो बेसिकली ये उसकी यहाँ पे डेमोंस्ट्रेशन की गई है। हायरार्की बेसिकली बोलते हैं स्ट्रक्चर को। जैसे एक टॉप पे चीज़ है, उसके आगे 2-3 और उसकी सब पार्ट्स हैं, फिर आगे हर सब पार्ट के आगे मज़ीद सब पार्ट्स होते हैं। इस तरह की जो मैकेनिज़्म है उसको हम लोग बोलते हैं हायरार्की। अब देखें, अब इसमें एक कस्टमर है, कस्टमर के मतलब नीचे इन्फॉर्मेशन सेव है। अब उसने 3 परचेज़ की हैं फॉर एग्ज़ाम्पल हमसे। उसने पहली जो चीज़ परचेज़ की होगी उसको हम लोग बोलेंगे स्क्रीन 1 और इनवाइस 1। कस्टमर ने पहली जो परचेज़ की उसकी जो इनवाइस थी, उसकी जो रसीद थी, उसका जो रिकॉर्ड था उसको इनवाइस 1 कह लें। उसके बाद जो है दूसरी बार जब चीज़ें परचेज़ की उसको इनवाइस 2 कह लें। तो तीसरी बार जो परचेज़ की उसकी जो ट्रेल है उसको इनवाइस 3 कह लें। अब ये एक कस्टमर की 3 इनवाइसेस हैं। अब आगे जो है कि जब उसने सेकंड टाइम हमसे चीज़ें परचेज़ की थी, इनवाइस 2 जो थी उसमें उसने कौन कौन सी चीज़ें परचेज़ की थी, लाइन आइटम 1 इनवाइस नंबर, लाइन आइटम 2 उसकी डेट, ठीक है, लाइन आइटम 3 प्रोडक्ट कोड। बेसिकली उसके उस इनवाइस में क्या क्या चीज़ें हैं, ये आइटम कौन सी थी, इनवाइस नंबर आ गया, उसके बाद जो है ना उसकी डेट आ गई, कब परचेज़ किया था, कौन सी प्रोडक्ट परचेज़ की थी। ये 3 चीज़ें जो है ना आपके पास उस पर्टिकुलर इनवाइस के अंदर आ गई। अगर आपका डाटा कस्टमर रेलिवेंट डाटा इस तरह के मैकेनिज़्म में, इस तरह के फॉर्म में सेव है, तो इस तरह का जो मॉडल है उसको हम लोग बोलते हैं हायरार्किकल मॉडल ऑफ डाटा सेल्स। अभी बेसिकली एक ऑर्डर एज एग्जांपल आपको शो किया गया कि एक ऑर्डर प्रोसेस करना है, उस ऑर्डर का प्रोसेस करने का जो डाटा है वो आपके पास डाटाबेस में सेव्ड है, तो इस फॉर्म में सेव है। इस तरह का जो होगा उसको हम लोग बोलते हैं हायरार्किकल डाटाबेस मैनेजमेंट। दूसरा जो है आपके पास उसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्क मॉडल्स। आपका नेटवर्क बेस्ड डाटाबेस या नेटवर्क टाइप डाटाबेस, इसमें ये होता है कि आपकी नेटवर्किंग की फॉर्म में आप लोग जो है नेटवर्क्स जो हैं उस फॉर्म में आपने डाटा सेव किया होता है। अब इसमें देखें कि एक एम्प्लॉय का मल्टीपल किस्म का डाटा या एक एम्प्लॉय के डाटा का मल्टीपल जगहों पर ताल्लुक़ है, मल्टीपल जगहों पे सेव है। अब देखें एम्प्लॉय 1 है, उसका डाटा डिपार्टमेंट 1 में भी सेव है, डिपार्टमेंट 2 में भी सेव है, डिपार्टमेंट 3 में भी सेव है। अगर कोई बंदा फॉर एग्जांपल जो है ना वो आपका है मार्केटिंग का बंदा है, मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट का बंदा है, अब उसका डाटा कहाँ कहाँ पे सेव होगा, फाइनेंस वालों के पास भी होगा कि इसको हमें सैलरी कितनी देते हैं, लास्ट टाइम कितनी सैलरी दी थी। उसका अपना मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, वहाँ पर भी उसका डाटा सेव होगा कि हमारे जो है ना वो ये बंदा जो है इसने कब से हमारे पास काम कर रहा है, इसका डेजिग्नेशन क्या है, इसके ज़िम्मे टास्क क्या हैं, वगैरह वगैरह। ये चीज़ें मार्केटिंग वालों के पास आ जाएंगी। डिपार्टमेंट 3 की एग्जांपल ले लें, आपका जो परफॉर्मेंस अप्रेजल का जो डिपार्टमेंट है, आपका जो HR डिपार्टमेंट है, उनके पास भी होगा कि जो है ना इसकी लास्ट परफॉर्मेंस कैसी है, इसको बोनस इंसेंटिव वगैरह कितने मिले हैं। अब इसी तरह आप ये देखें कि अब ये सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं इनका सब डिपार्टमेंट्स में डाटा किसी ना किसी फॉर्म में इनका वहाँ पे अवेलेबल है, इनका वहाँ पे डाटा सेव है, स्टोर है इनका डाटा। इस तरह का जो आपका डाटा का सेव होने का जो मैकेनिज़्म है, जो तरीकाकार है, उसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्क मॉडल।
इस तरह का अभी तो एम्प्लॉयज़ की एग्जांपल दी है, आपकी कस्टमर रेलेवेंट डाटा भी हो सकता है। अब कस्टमर रेलेवेंट डाटा फाइनेंस वालों के पास भी है, ताकि वो कस्टमर की परचेज हिस्ट्री वगैरह को देख सकते हैं, पेमेंट हिस्ट्री को। मार्केटिंग वालों के पास भी है, ताकि वो उसकी ऑर्डर प्रोसेसिंग कर सकते हैं। लॉजिस्टिक वालों के पास भी है, जिन्होंने मूवमेंट ऑफ गुड्स को इंश्योर करना है। अब इस फॉर्म में अगर डाटा आपके पास कस्टमर रिलेशनशिप डाटाबेस के अंदर अगर सेव है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्क मॉडल ऑफ एम्प्लॉय नेटवर्क मॉडल डाटाबेस सिस्टम। थर्ड है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है आज के जो करंट दौर में, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं रिलेशनल डाटा मॉडल या रिलेशनल डाटाबेस। और ऐसा डाटाबेस जिसमें डाटा रिलेशंस की मद में जो ना सेव होता है, उसको हम लोग बोलते हैं RDBMS, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं, ये सबसे ज़्यादा जो एडवांस सॉफ्टवेयर्स हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के, उनमें ये सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। अब इसमें देखें, अब इसमें डाटा सेव होता है फाइल्स की फॉर्म में। अब एक है कस्टमर की फ़ाइल, उसमें कस्टमर आईडी, नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट, अमाउंट ड्यू वगैरह ये चीज़ें आ गई। उसके बाद है इनवाइस डाटा फाइल, ऐसी फाइल होगी जिसमें सारी इनवाइसेस पड़ी होंगी सारी। उसमें इनवाइस नंबर आ गया, कौन सी इनवाइस किस कस्टमर को आपने इशू किस कस्टमर से ताल्लुक़ है इनवाइस का, वो इनवाइस किस डेट को बनी थी, पेमेंट टर्म क्या थी, डिलीवरी टर्म्स क्या थी। तीसरी जो आपकी फ़ाइल है वो है लाइन आइटम, यानी कि आपके जो प्रोडक्ट लाइन की जो आइटम है वो आ गए। अब इसमें भी इनवाइस नंबर भी आता है, सीरियल नंबर भी आता है, प्रोडक्ट कोड है, क्वांटिटी है, कितनी क्वांटिटी गई है, कितनी अवेलेबल है। इसी तरह प्रोडक्ट की फ़ाइल आ गई, पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कोड आ गया, उसकी डिस्क्रिप्शन आ गई, उसमें कलर, साइज़ वगैरह, उसको मेजरमेंट का यूनिट क्या है कि वो किलोग्राम में मेजर होती है या पीसेज में होती है, लीटर में होती है, इंचज़ में होती है, और उसकी पर यूनिट प्राइस कितनी है, और स्टॉक इन हैंड के आपके पास अवेलेबल स्टॉक कितना है। अब ये 4 अलग अलग तरीके की फ़ाइल्स हैं आपके पास आपके डाटाबेस में। अब आप जो है इसमें से डाटा फैच करना, ये बाज़ार तो कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन एक बार जब सिस्टम बन जाता है तो आप लोग चीज़ों को लिंक करना आपके लिए बहुत आसान होता है। जैसे आपने एक सिंपल कस्टमर आईडी आपने जो है ना वो एंटर किया, तो आपको वहाँ से कौन सी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये कस्टमर जो है, ये कस्टमर आईडी जो है, इसके अगेंस्ट ये इनवाइस इशू हुई है, उस इनवाइस में ये प्रोडक्ट कोड, ये प्रोडक्ट उसको गई है, और ये प्रोडक्ट जो है ना इतनी हमने प्राइस पर यूनिट चार्ज किया हमने। यानी कि 4 फाइलों को आपस में लिंक किया हुआ है, 4 फाइलों को आपस में लिंक किया हुआ है। किस बेस पे? ये जो फाइल्स के आपस में कनेक्शन किया है, ये सारा का सारा जो अलॉगरिथम है, ये आपके जो सॉफ्टवेयर्स हैं जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के, वो सॉफ्टवेयर इसमें आपको हेल्प आउट करते हैं आपको। इस तरह का जो डाटा सेव करने का जो मैकेनिज्म है, जो तरीकाकार है, इसको हम लोग बोलते हैं रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, RDBMS। सबसे ज़्यादा यही यूज़ किया जाता है क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस, इसकी जो फंक्शनैलिटी जो है वो बाकी सबसे ज़्यादा है इसकी। ओके, अब आपने जो भी हार्डवेयर प्लेटफॉर्म चूज़ करने हैं, हार्डवेयर प्लेटफॉर्म से मुराद के जो सॉफ्टवेयर आप लोगों ने जो ना वो आपने बाय करने हैं CRM के लिए, और साथ जो हार्डवेयर आपको चाहिए, जो कंप्यूटर्स वगैरह, जो मेन फ्रेम चाहिए, जो नेटवर्किंग चाहिए, अब उसके लिए कुछ जो है ना वो कंसिड्रेशंस हैं। आपने हार्डवेयर जो है ना वो बाय करने से पहले, परचेज़ करने से पहले कुछ चीज़ें जो है ना वो आपने जहन में रखनी है अपने। सबसे पहला, द साइज़ ऑफ डाटाबेस, कि आप कितना बड़ा डाटाबेस बनाने चाह रहे हैं। अगर तो आपका डाटाबेस बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा है, चंद 100 लोगों पे या चंद कह लो कि दर्जन लोगों पे अगर तो मुश्तमिल है, आपको सिर्फ 15-20 या 100-150 लोगों का डाटा मैनेज करना है आपने, तो फिर आपको बहुत हाई फाई किस्म का हो सकता है डाटा, आपको टेक्नोलॉजी की ज़रूरत ना पड़े। अब आपके जो पर्सनल कंप्यूटर हैं आपके, आप उन्हें पर्सनल कंप्यूटर्स पे आप लोग मैनेज कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने लाखों करोड़ों लोगों का डाटा मैनेज करना है, जैसे टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज़ हैं, वो लाखों करोड़ों लोगों का जो है ना डाटा मैनेज करते हैं, बैंक्स हैं, उनका भी काफ़ी लंबा चौड़ा करना होता है, उन्होंने मैनेज करना होता है। अब इनको चाहिए ज़रा एडवांस लेवल की, हाई लेवल की टेक्नोलॉजी चाहिए, वो सॉफ्टवेयर्स के बाद में भी चाहिए और हार्डवेयर्स के बाद में भी चाहिए। अब आपके जो आम पर्सनल कंप्यूटर हैं जो आप सब लोग यूज़ करते हैं, वो शायद डाटा सेव करने में तो हेल्प कर सकें, लेकिन अगर फौरी तौर पे वो डाटा किसी और को चाहिए, तो हो सकता है उस डाटा तक जो रसाई है, अपडेटेड डाटा तक जो रसाई है, वो पर्सनल कंप्यूटर की मदद से इजीली मुमकिन ना हो। तो आपके डाटाबेस का साइज़ क्या है, इस पे भी डिपेंड करता है कि आपने कौन सा प्लेटफॉर्म जो है ना, हार्डवेयर प्लेटफॉर्म आपने चूज़ करना है, यानी कौन सी किस लेवल की टेक्नोलॉजी आपने यूज़ करनी है। दूसरा है
एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी कि आपने अपनी डाटाबेस की रिक्वायरमेंट देखी, साइज़ देखा, उसमें आपके पास ऑलरेडी जो है वो टेक्नोलॉजी कौन सी अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जी आपको एक कंप्यूटर चाहिए जिसकी जो है ना आप कहते हैं कि जी 20 GB उसकी रैम हो, 2 टेराबाइट उसकी हार्ड ड्राइव की स्पेस हो उसकी, उसमें जो है ना इतने का ग्राफिक कार्ड हो, इतना उसमें जो है ना इतने गीगाहर्ट्ज़ का उसमें प्रोसेसर हो वगैरह वगैरह, ये आपको टेक्नोलॉजी चाहिए। आप देखते हैं कि क्या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी ऑलरेडी आप लोगों के पास पड़ी हुई है, तो आप कंपेयर करते हैं कि जी ऑलरेडी हमारे पास कौन कौन सी टेक्नोलॉजी पड़ी हुई है और मज़ीद हमें कितनी चाहिए। ये जो सारा जो कंपैरिजन है आप लोग ये भी करते हैं ताकि आप लोग जो है ना अपने ऐसा ना हो कि जो कंप्यूटर ऑलरेडी आपके पास पड़े हुए हैं वैसे ही आप और मंगवा लें तो आपका जो है ना वो रिसोर्सेज आए हैं वो आप लोगों के। आप आपके पास पहले ही देखते हैं कि एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी कितनी पड़ी क्या पड़ी हुई है। द नंबर एंड लोकेशन ऑफ यूज़र्स, आपने जो CRM कल को जब इम्प्लीमेंट करना है आपने, ठीक है, जब आपने CRM इम्प्लीमेंट करना है तो उसमें टोटल यूज़र उसके कितने होंगे उस CRM सिस्टम के, और जितने भी यूज़र हैं उनकी लोकेशन क्या होगी। क्या ऐसा है कि जो CRM के जितने भी यूज़र हैं वो एक ही फैक्ट्री के अंदर एक ही बिल्डिंग के अंदर बैठ के इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि वो एक ही बिल्डिंग के अंदर बैठ के इस्तेमाल नहीं कर रहे, हो सकता है एक बंदा नारवल में बैठा हुआ है, दूसरा शेखुपुरा में बैठा हुआ है, तीसरा गिलगित में बैठा हुआ है, चौथा इस्लामाबाद में बैठा हुआ है। अब अगर तो एक ही बिल्डिंग में सारे बैठ के सिर्फ उनको अपने डाटा उन्होंने CRM का डाटाबेस मैनेज करना है, हैंडल करना है, फिर तो आप लोग फिर तो आप तार के ज़रिए जो है ना आप लोगों जैसे आपकी लोकल नेटवर्क होती है, लैन होती है, लैन के ज़रिए आप उनके सिस्टम्स को सबको आपस में कनेक्ट कर दो कि जिसको डाटा चाहिए वो वहाँ से फैच कर ले। लेकिन अगर तो वो लोकेशन उनकी एक दूसरे से बहुत दूर हैं कि जहाँ से वो तारों की मदद से, लैन की मदद से आपस में कनेक्ट नहीं कर सकते, उस सूरत हाल में क्या करेंगे, उस सूरत हाल में आपको वो करना पड़ेगा, वायरलेस कनेक्शन जो है ना आपको वो बिल्ड करने पड़ेंगे। वायरलेस कनेक्शन कैसे बिल्ड करेंगे कि आपको पर्टिकुलर कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर चाहिए होंगे जो कि डाटा के स्टोरेज मैनेजमेंट और उस तक जो रसाई है कि जितने भी यूज़र्स हैं उनकी रसाई को ईजी बना सके। नंबर ऑफ़ यूज़र पे भी बहुत डिपेंड करता है, जितने कम यूज़र होंगे उतना आपका जो सॉफ्टवेयर है, जो टेक्नोलॉजी आपको चाहिए, जो हार्डवेयर आपको चाहिए वो ईजी होगी। जितने नंबर ऑफ़ यूज़र ज़्यादा होंगे उतना आपको एडवांस लेवल का और आपका हैवी ड्यूटी जो है ना आपको सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर आपको चाहिए अपने डाटाबेस को मैनेज और मेंटेन करने के लिए। ये 3 बेसिक कंसिडरेशंस थी आपने जब भी अपने हार्डवेयर प्लेटफॉर्म यानी कि अपने डाटाबेस को जब मैनेज करना तो जो सॉफ्टवेयर चाहिए, जो हार्डवेयर चाहिए, अपने इन 3 चीज़ों को मद्देनज़र रखना है आपने। नेक्स्ट है प्रोसेस इन पॉपुलेटिंग द डाटाबेस। अब आपने जो ना सॉफ्टवेयर आपने ले लिया, आपने हार्डवेयर आपने कर लिया, अब आता है कि डाटाबेस आपके जो एप्लीकेशन है वो तैयार हो गई हैं। उसके बाद आता है कि जी आपने अब पॉपुलेट का मतलब होता है कि आपने उसको, पॉपुलेशन का मतलब आबादी, आपने उसमें जो है ना अब डाटा एंट्री शुरू करनी है, अब उसके अंदर डाटा एंटर करना शुरू करना है आपने। सबसे पहला तो है सोर्स द डाटा, ये इंफॉर्मेशन सोर्सेज की यहाँ पे बात हो रही है। पहले तो जैसे था हमने कि जी हम ये देखें कि इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ कहाँ से मिल सकती है या मिलेगी, उसके सोर्सेज कौन कौन से हैं। दूसरा उसके बाद इंफॉर्मेशन सोर्सेज हमने पहले पढ़ लिए हैं, इंटरनल सोर्सेज भी हैं, एक्सटर्नल सोर्सेज भी हैं। दूसरा उसके बाद है वेरीफाई द डाटा। वेरीफाई द डाटा से मुराद ये है कि जो डाटा आपको सोर्स से मिल रहा है, जैसे हमने बात की थी एक्सटर्नल डाटा की कि अगर आप कहीं से डाटा ख़रीदते हैं, किसी एक्सटर्नल पार्टी से डाटा ख़रीदते हैं आप कस्टमर के मुतल्लिक, तो ख़रीद लिया आपने, अब उसको आपने जो है ना जब एंट्री स्टार्ट की, एंट्री करते हैं, फिर आपने वेरीफाई करना है, रैंडमली दरमियान से वेरीफाई करना है कि क्या जो डाटा मैंने ख़रीदा है या जो मुझे मिला है वही डाटा है जो मैं अंदर एंटर भी कर रहा हूँ। इसके मैं कोर्स आपको सिंपल समझाने के लिए एग्जांपल देता हूँ। जब आप लोगों के पेपर होते हैं तो जो इंस्ट्रक्टर है, इंस्ट्रक्टर रिज़ल्ट बना के एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट को भेजता है। एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट जो है उसको अपने तरीके से फार्मूलाज वगैरह लगा के अपनी जो तैयार करता हुआ जो शीट्स हैं उनके अंदर एंटर करता है और आपका रिज़ल्ट जो है ना प्रोड्यूस करता है। अब वहाँ पे क्या है, डाटा को वेरीफाई करने से मुराद ये है कि जो रिज़ल्ट टीचर ने भेजा है, जितने मार्क्स भेजे हैं, क्या उतने मार्क्स लिखे हैं उस बच्चे के, इसको बोलते हैं डाटा वेरिफिकेशन। सेम यह है कि जो डाटा आपको कहीं से भी मिला, चाहे वो इंटरनल डाटा है या एक्सटर्नल डाटा है,
जब आपने उसको डाटाबेस में एंटर कर लिया तो डाटाबेस में एंटर करने के बाद आपने ये देखना है कि वो जो डाटा है वही एंटर हुआ है या उसमें कोई मसला मसाइल तो नहीं है। इसको बोलते हैं डाटा वेरिफिकेशन। उसके बाद है वैलिडेट द डाटा। डाटा वैलिडेट करने से मुराद ये है कि वो जो डाटा है एक तो वो रीसेंट होना चाहिए, कंटेम्प्रेरी होना चाहिए, आपका मौजूदा होना चाहिए, ज़्यादा पुराना और आउटडेटेड डाटा नहीं होना चाहिए। उसकी रीज़न है कि जितना डाटा आउटडेटेड होगा, जितना पुराना होगा, उतनी उसके ऊपर आप अगर जो उस पे बेस की हुई डिसीजन मेकिंग है उतनी इफेक्टिव नहीं होगी। उसके जो है ना आपके वो डिसीजन मेकिंग आपकी ज़रा ख़राब रहेगी, बुरी रहेगी। इसलिए डाटा आपका अपडेट होना चाहिए। दूसरा, डाटा जहाँ पे जो स्टोर करना था क्या वहाँ पे वही किया है। जैसे फॉर एग्जांपल जहाँ पे आपने कस्टमर का नाम लिखना था, आपने वहाँ पे कस्टमर का नाम भी लिखा है, वहाँ पे कस्टमर के बच्चों का नाम तो नहीं लिख दिया, या आपने कस्टमर की डेट ऑफ बर्थ तो नहीं लिख दी। इसको बोलते हैं डाटा वैलिडेट करना। जौन सा डाटा जहाँ पे स्टोर करना है क्या वो डाटा वहाँ पे स्टोर हुआ है, इसको बोलते हैं डाटा वैलिडेशन। और डाटा आपका अपडेट होना चाहिए, इसको बोलते हैं ये बेसिकली तीसरा स्टेप है आपका अपने डाटा को जब पॉपुलेट करना है आपने। चौथा स्टेप है डी डुप्लीकेट द डाटा। आप अगर डाटा मल्टीपल सोर्सेज से इकट्ठा कर रहे हैं, अब मल्टीपल सोर्सेज हो सकता है, आपने जैसे मैंने बताया कि आपने मार्केटिंग रिसर्च से डाटा आपने लिया, कुछ डाटा आपके पास इंटरनल सोर्सेज में भी था, कुछ आपके जो सेल्स पर्सन हैं उन्होंने भी आपको डाटा प्रोवाइड किया। अब मल्टीपल सोर्सेज से आप लोग डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। क्या जो मल्टीपल सोर्सेज से आप लोग डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि जी एक कस्टमर का डाटा सेल पर्सन ने दिया, आपने वो भी एंटर कर लिया, दूसरा आपको बाहर के किसी बंदे ने दिया, आपने वो भी एंटर कर लिया। अब वो एक ही बंदे का डाटा दो बार आ जाएगा, एक ही बंदे का डाटा दो बार आ जाएगा। इस चीज़ को आपने ख़त्म करना है कि आपके डाटा के अंदर डुप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए। तो ये जो डुप्लीकेशन ख़त्म करने का जो तरीका जो प्रोसेस है इसको हम लोग बोलते हैं डी डुप्लीकेट या डी डुप्लीकेशन ऑफ डाटा। ये आपका चौथा स्टेप है कि आपके डाटा में डुप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है मर्ज एंड पर्ज डाटा फ्रॉम टू आर मोर सोर्सेज। अच्छा, अब डी डुप्लीकेशन भी ख़त्म होगी। इसके अलावा अच्छा पर्ज का एक मूवी है पर्ज, वो मूवी देखिएगा, अच्छी मूवी है, PURGE। पहले पर्ज भी है, उसके बाद दो तीन उसके एक और भी आए हैं, सीक्वल आए हैं उसके, लेकिन सबसे पहला जो पर्ज की मूवी है वो अच्छी मूवी है, आप लोग देखिएगा। पर्ज का लफ्ज़ी मतलब होता है कि अननेसेसरी, जो अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन है या अननेसेसरी लोग हैं, कोई भी गैर ज़रूरी चीज़ जो है उसको ख़त्म करना, उसको बोलते हैं पर्ज, पर्जिंग बोलते हैं उसको। वो जो मूवी है ना पर्ज, पर्जिंग में भी यही चीज़ है कि दुनिया में कह रहे हैं कि वो ऑक्सीजन कम हो रही है या दुनिया में एक मसला आ रहा है, तो जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, हर साल वो करते हैं कि जी साल में एक दिन वो ये करते हैं कि हर जो गैर कानूनी एक्टिविटी है वो अलाउड हो गई है एक रात के लिए, रात 7 से सुबह 7 तक फॉर एग्ज़ाम्पल। अब उसमें आप चाहें तो बैंक लूटें, उसमें आप चाहें तो लोगों के घरों में चले जाएं, उसमें आप चाहें दूसरे लोगों को कत्ल कर दें, ठीक है। अब ये जो ना ये अब उसके पीछे उनका फ़लसफ़ा क्या था, उस मूवी में फ़लसफ़ा ये था कि जो गैर ज़रूरी लोग हैं या मेरे ख्याल से जो गैर ज़रूरी बंदा है मैं उसको कत्ल कर दूँ। इससे क्या होगा कि जी उसके हिस्से की रोटी बच जाएगी, जो उस पर पैसे लगते हैं वो पैसे बच जाएंगे, उसके ऊपर लगना बच जाएंगे, ठीक है। और जो वो गैर ज़रूर जो ऑक्सीजन कंज्यूम करता है वो ऑक्सीजन बच जाएगी, वो कोई और कंज्यूम कर लेगा। ये उस मूवी का पीछे फ़लसफ़ा है बहरहाल। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम CRM की बात करें कि जो गैर ज़रूरी डाटा है, जो पुराना डाटा है उसको ख़त्म करते हैं, ऐसा डाटा जो आपको नहीं चाहिए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है वो सेल करते हैं स्टूडेंट्स के लिए चेयर जो है ना आप लोग सेल करते हैं। अब स्टूडेंट्स के लिए आप चेयर सेल करते हैं, आपने अपना डाटाबेस मैनेज किया हुआ है आपने। अब आपका जो है कि उस आपने जो कस्टमर है, कस्टमर के दादा बाबू की डेट ऑफ बर्थ क्या है, इस चीज़ का आपके बिज़नेस से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस तरह का जो डाटा है आपका, इस तरह के डाटा को आप लोग ख़त्म कर दें, इसको बोलते हैं पर्जिंग। आप पहले डाटा को मर्ज करें, ठीक है। अगर आपके पास हो सकता है एक फ़ाइल ऐसी है, जैसे हमने रिलेशनल डाटाबेस में देख रहे थे, एक फ़ाइल ऐसी है जिसमें कस्टमर के वो जो है ना टेस्ट के मुतल्लिक़ डाटा है, उसके प्रेफरेंस के मुतल्लिक़ डाटा है। एक फ़ाइल ऐसी है जिसमें कस्टमर की पेमेंट हिस्ट्री के मुतल्लिक़ डाटा है। एक फ़ाइल ऐसी है जिसमें कस्टमर के पास्ट एक्सपीरियंस के मुतल्लिक़ डाटा, फॉर एग्जाम्पल 2-3 किस्म का डाटा है। आपने इन तीनों को मर्ज करना है। मर्ज करेंगे तो हो सकता है कुछ चीज़ें जो है ना वो आपको गैर ज़रूरी महसूस हों, उस तरह की इन्फॉर्मेशन को, उस तरह के डाटा को आप लोगों ने ख़त्म करना है। इसको बोलते हैं मर्ज एंड पर्ज, ठीक है। ये बेसिकली 5 स्टेप्स हैं आपके, या 5 उसमें जो है ना वो फैक्टर्स हैं
जब आप लोग जो जिनको फॉलो करते हैं अपने डाटाबेस के अंदर इंफॉर्मेशन एंटर करते वक्त। ये आप लोगों के लिए असाइनमेंट है। ये आप लोगों ने नेक्स्ट क्लास जो आपकी शायद फ्राइडे को है, ये आप लोगों ने ये आपके सिलेबस का हिस्सा है बेसिकली, लेकिन मैंने खुद जो है ना चीज़ स्किप की है। असाइनमेंट आपकी ये है कि व्हाट आर सम वेज टू इफेक्टिवली मेंटेन कस्टमर रिलेटेड डाटाबेस, कि आपने डाटाबेस में डाटा एंटर कर लिया, अब उसके बाद उसको इफेक्टिवली मेंटेन कैसे करना है ऑनगोइंग बेसिस पे। ये आपकी असाइनमेंट है, ये आप लोगों ने लिखनी है। लिख के जो है ना वो आप लोगों ने मुझे जमा करवानी है क्लासरूम में। इसको बल्कि मैं वो वहाँ पे क्लासरूम में अपलोड भी कर दूँगा, ठीक है। आपने उसी के अगेंस्ट अपनी असाइनमेंट्स वहाँ पे जमा करवानी है। इसके लिए आप इंटरनेट से हेल्प लें, इस बुक से हेल्प लें, ठीक है। अगर आपकी अपनी कोई अंडरस्टैंडिंग में है वो चीज़ें भी ऐड करें, ठीक है। ये बस उसमें आपके पास ओपन ऑप्शन है। ये हमारी आज की लास्ट स्लाइड है, आपने आज इतना ही पढ़ना है। आपका जो भी डाटा है कस्टमर रिलेटेड डाटा जो आपने अपने पास अपने डाटाबेस में मैनेज करना है, वो डाटा कैसा होना चाहिए। डाटा कैसा होना चाहिए से मुराद ये है उसके डिज़ायरेबल एट्रीब्यूट्स क्या है, उसकी कौन सी ऐसी खसूसियात हैं जो उसके अंदर होना चाहिए। सबसे पहला शेयरेबल, वो डाटा इजीली शेयरेबल होना चाहिए। जो भी उसके सिस्टम के यूज़र हैं, कस्टमर रिलेशनशिप डाटाबेस मैनेजमेंट के जो यूज़र हैं, सब यूज़र्स तक, ठीक है, वो जो उसके इस्तेमाल करने वाले लोग हैं उन तक वो डाटा शेयर किया जा सके। पहली चीज़ तो ये है। ऐसा डाटा जो कि आपने स्टोर कर लिया, सेव कर लिया, लेकिन आप उसको शेयर नहीं कर सकते अपने जो है वो कंपनी के साथ, अपने सीनियर के साथ, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, या आपकी जो CRM की जो टीम है उनके साथ आप शेयर नहीं कर सकते, तो ऐसे डाटा का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप उसकी बेसिस पर डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले तो एक शेयरेबल होना चाहिए। दूसरा ये है ट्रांसपोर्टेबल। ये जो ट्रांसपोर्टेबल है ये आपका शेयरेबल से मिलता जुलता है कि आप उसको एक जगह से दूसरी जगह आप उसको मूव भी कर सकें, आप उसको मूव कर सकें। अब डाटा मूव करने के मल्टीपल तरीक़ाकार हैं कि आपकी जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं, चाहे वो USB है, CD है, फ्लॉपी डिस्क है, आपके जो है ना वो ऑनलाइन जो सोर्सेज हैं ईमेल वगैरह के ज़रिए, आप उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट भी कर सकें। अब फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ पे ऑफिस था तो मैंने जो डाटा अपने पास सेव करके रखा हुआ, अब सिस्टम यहाँ पे पड़ा हुआ है, लेकिन ऐसा ना हो कि मैं अब अपना ऑफिस किसी और जगह पे मूव करूँ तो डाटा मेरा ज़ाया हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। डाटा आपका ट्रांसपोर्टेबल होना चाहिए फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। तीसरा जो एट्रीब्यूट है, डिज़ायरेबल एट्रीब्यूट हमारे इसका डाटाबेस का, वो है एक्यूरेसी। आपका डाटा एक्यूरेट होना चाहिए। आपने डाटा जहाँ से भी कलेक्ट करना है ना, अगर कोई एक्सटर्नल जो आपके हैं चाहे सोर्सेज हैं, उनकी आपने ये चेक कर लेनी है कि वो रेपुटेशन कैसी है, वो डाटा अपने पास से तो नहीं वो बना के देते रहते, फेक डाटा तो नहीं प्रोड्यूस करते वो। आपके डाटा एक्यूरेट होना चाहिए, उसमें अप टू डेटेड होना चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको मिले, वो रेलिवेंट में भी आ जाता है कि डाटा रेलिवेंट होना चाहिए। डाटा आपके पास बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, लेकिन वो डाटा जो कि आपको आपके काम का नहीं है, उस डाटा को आपको कोई फ़ायदा नहीं है, आपको मुतलका नहीं है। डाटा रेलिवेंट होना चाहिए। और जिस बंदे को जो सा डाटा चाहिए, अब आपको जैसे हमने कल वो कस्टमर इन्फॉर्मेशन फील्ड्स की बात कर रहे थे, मल्टीपल किस्म की कस्टमर इन्फॉर्मेशन फील्ड्स होती हैं। जितने भी इन्फॉर्मेशन फील्ड्स हैं, अब हो सकता है कि एक बंदे को सारे का सारा डाटा ना चाहिए, किसी को एक फील्ड का डाटा चाहिए, किसी को 2 फील्ड का डाटा चाहिए, किसी को 3 फील्ड का डाटा चाहिए। जो सा डाटा जिसको चाहिए उसको वो रेलिवेंट डाटा अवेलेबल होना चाहिए, और जो डाटा उसको नहीं चाहिए उस डाटा तक उस बंदे की रसाई नहीं होनी चाहिए। जिसको जो डाटा चाहिए उस बंदे को सिर्फ उतना ही डाटा उसकी रसाई मिलनी चाहिए। उसके बाद है टाइमली। डाटा जब चाहिए तब मिले। जैसे अगर मैंने अब फॉर एग्जांपल कस्टमर को लोन ग्रांट करना है, मैंने फॉर एग्जांपल अगर बैंकर हूँ, मैंने कस्टमर को लोन देना है, तो मैं उसकी प्रीवियस जो क्रेडिट हिस्ट्री है, उसको मैं देखूँ ना कि उसका पहले उसका लोन की क्या सूरत है, पहले क्या मामला चल रहा है उसका। तो अगर वो अभी मुझे डाटा की रसाई नहीं है, वो हेड ऑफिस कहते हैं कि जी हम आपको परसों बता देंगे इसके बारे में, तरसों बता देंगे, फैसला मैंने आज करना है। परसों जो है ना उस इन्फॉर्मेशन मिलने का मुझे क्या फ़ायदा। वो ना परसों पता लगे कि इस बंदे ने तो ऑलरेडी इतने सारे पैसे देने हैं बैंक के। तो डाटा आपका टाइमली अवेलेबल होना चाहिए। और एक पंजाबी की मिसाल है
कि ऐसा जो मौका जो आपको लड़ाई के बाद याद आए, ऐसा मौका जो आपको लड़ाई के बाद याद आए, वो आपको अपने मुंह पे मार लेना चाहिए वापस। ठीक है, इसलिए जब लड़ाई हो तभी मौका आपको याद आना चाहिए। बहरहाल जो लास्ट आपका जो डिज़ायरेबल एट्रीब्यूट है आपके इसके डाटाबेस का, डाटा का, वो है सिक्योरिटी होनी चाहिए। अब क्योंकि इसमें कस्टमर की पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी आ जाती है, उसमें उसकी फ़ाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी आ जाती है, कंपनी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाती है, कस्टमर की जो है ना वो फैमिली की इन्फॉर्मेशन आ जाती है, उसके बच्चों की, बीवी की, उसके पास पैसे कितने हैं, काम क्या करता है। अब कस्टमर जो है वो इन्फॉर्मेशन शेयर करते वक्त जो है ना इतने कंफर्टेबल फील नहीं करता। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप सब जो है आप लोगों से पूछे कि जी आपकी फैमिली इनकम कितनी है, आप जो अपने करीबी बंदे हैं उनसे तो शेयर कर लेंगे, लेकिन जो स्ट्रेंजर हैं वो आपसे पूछेंगे भाई आपकी फैमिली इनकम कितनी है, वो आपसे पूछेंगे भैया आपको क्या मसला है मेरी फैमिली इनकम का। कोई आपसे पूछेगा कि आपका बैंक अकाउंट नंबर क्या है, कोई भाई आप क्यों पूछ रहे हैं मेरे से बैंक अकाउंट नंबर, आप इनसिक्योर फील करते हैं ना। इसी तरह अब जो डाटा है, डाटा में मल्टीपल किस्म के जो है ना वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है कस्टमर की, वो चाहे वो कंपनी के साथ इंटरेक्शन की है, चाहे वो उसके पर्सनल लाइफ की, सोशल लाइफ की इन्फॉर्मेशन है, वो आपके पास सेव होती है। जो डाटा मस्ट बी सिक्योर्ड। अच्छा, अब डाटा सिक्योरिटी को कैसे जो है ना वो इंश्योर किया जाता है कि डिफरेंट किस्म के जो चेक एंड बैलेंस हैं, पासवर्ड्स हैं, पिन कोड्स हैं, इसमें लोगों से मखसूस लोगों की रसाई है, ये डिफरेंट आपके पास मॉडल्स हैं जिसको इस्तेमाल करते हुए आप लोग डाटा सिक्योरिटी के ऊपर काम कर सकते हैं।